सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डंडा मारने के बाद आखिरकार एसबीआई ने 12 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी डिटेल्स थी उसको ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप तो ज़रूर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले पहले अपने वेबसाइट पर वो प्रकाशित करना पड़ेगा। लेकिन अभी खबर ये है कि इस बीच एक और लंगड़ी लगाने की कोशिश है कि अभी भी सरकार नहीं चाहती है कि वो डेटा पब्लिश किया जाए और सार्वजनिक किया जाए, सारे लोग उस डेटा को देखें और समझें कि किसने किसको चंदा दिया है। और लंगड़ी इस बार किसके माध्यम से लगाने की कोशिश की गई है? सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के माध्यम से। आपकी जानकारी के लिए बात बताते चलें कि संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान रखा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून को अपहोल्ड करता है या ख़त्म करता है तो उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए से उस पर एक बार नज़र रखी जा सकती है। ये ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में रखा गया है। तो उसी आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए सरकार ने कोशिश की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं अभी भी सार्वजनिक ना होने पाएँ। मैं यहाँ पर जानबूझ करके ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कोशिश की है, उसके पीछे का कारण ये है, हालांकि टेक्निकली देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से ये कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप अभी लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की तरफ से ऐसा आदेशित किया गया होगा, तभी ऐसा स्टेप लिया गया है। दरअसल मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर कहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो रोक लगा दें, ऐसा पत्र में कहा गया है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिला हुआ है, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का इशारा वाला ये पूरी मिसाल है। यानी जब इंसान चारों तरफ से जकड़ लिया जाता है तो हर संभव बचने की कोशिश करता है, बस उसी एक कोशिश का नतीजा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अब बचने वाली सरकार नहीं है, यानी प्रधानमंत्री मोदी अब बचने वाले नहीं हैं, उनकी सरकार अब बचने वाली नहीं है इस मामले से कि वो किसके लिए काम कर रहे थे और उनको कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कंपनियां उनको चंदा दे रही थी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया हो किसी मामले में। इससे पहले भी 2G के सिलसिले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला सामने आया था और 2G के मामले में कांग्रेस की सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से किस तरीके से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेकर के आई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि 2G के जो भी आरोपी थे वो मंत्री सहित जेल गए थे, उनको कोई राहत नहीं मिली थी। बिल्कुल इसी तरीके से इस मामले में भी इसमें किसी को राहत अब मिलने वाली नहीं है। एसबीआई पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और अब बारी है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की, क्योंकि अब उन्हीं का नंबर आने वाला है, एक्सपोज होने वाले हैं कि दरअसल उनको चंदा किसने दिया, क्यों दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बिजनेसमैन चंदा देता है वो उससे उम्मीद रखता है। अभी मैं आगे उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये कि दरअसल सरकार ये चाहती है और वो बार एसोसिएशन के जरिए से ऐसा रुकवाना चाह रही थी। लेकिन बार एसोसिएशन को मैं सरकार क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आदेश सिंह अग्रवाला। तो आदेश सिंह अग्रवाला ये वो व्यक्ति हैं, अगर इनका पूरा आप कुंडली और डिटेल खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री को 2015 ही में विजनरी स्टेटमैन कह चुके हैं एक किताब के माध्यम से। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑथर हैं, उनका नाम है सारा जे मार्चिंगटन, उनके साथ यानी एक तरीके से आदेश सिंह अग्रवाला जो हैं ये को ऑथर हैं उस किताब के। किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है बहुत लंबा चौड़ा, नरेंद्र मोदी अ क्रिस्मेटिक एंड विजनरी स्टेटमैन, यानी नरेंद्र मोदी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व और विजनरी स्टेटमैन। इस तरह का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी किताब के टाइटल के लिए 2015 में। तो जाहिर सी बात है हम तो प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हम इनको आदेश अग्रवाला ही को विजनरी समझ रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आया कि ये कितने ज़्यादा विजनरी हैं कि 2015 ही में उनको समझ में आ गया था कि इनको अंत 2024 में जाकर के यानी करीब करीब 9 साल बाद क्या कुछ करना है। तो असल तो प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं विजनरी हैं कि नहीं है, लेकिन असल में विजनरी ये आदेश सिंह अग्रवाला ही हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा था कि सरकार रुकवाना चाहती है, क्योंकि सरकार डायरेक्टली तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सरकार को किसी न किसी को बैकअप करना पड़ेगा और
फ्रंट पर कोई दूसरा आकर के खेलेगा तो फ्रंट पर आकर के जो खेल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है आदेश सिंह अग्रवाला। ये हैं दरअसल मेन खिलाड़ी। पहले खिलाड़ी से काम नहीं बना। पहले खिलाड़ी जो थे वो एसबीआई के चेयरमैन थे, और एसबीआई के चेयरमैन जिनका नाम है दिनेश कुमार खरा। तो दिनेश कुमार खरा ये व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद सरकार को नहीं बचा पाया, तो अब सरकार ने एक दूसरे व्यक्ति को सामने ला करके रखा है, और उस व्यक्ति का नाम आदेश सिंह अग्रवाला है। इस व्यक्ति ने अब कोशिश की है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए से कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को सार्वजनिक होने से बचाया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है, अब इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सरकार के हाथ से गेंद निकल चुकी है। अब सब कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर दिख रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ ये कह दिया कि अगर अब आप इसमें कुछ आनाकानी करते हैं तो अब सीधे सीधे एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। तो जब जेल की बारी आई तो मजबूरन 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ देना पड़ गया। ये और सी बात है कि अभी जो कुछ भी दिया गया है ये रॉ फॉर्मेट में दिया गया है, यानी मिलान नहीं हो पाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया। तो ये जो यानी किसने भुनाया, तो ये जो मिलान है ये नहीं हो पाया है, रॉ फॉर्मेट में दिया है। इसी को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये अधूरा सच है या गिलास का आधा भरा पानी है। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक बार जब ये चीज़ आ जाएगी सामने तो इतना तो कन्फर्म हो जाएगा कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने चंदा दिया है। और जब इतनी बात सामने आ जाएगी तो ये बात वैसे तो जनरली समझना आसान नहीं होगा कि सरकार ने किसके लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बिजनेसमैन अगर आपको कुछ भी देता है तो वो आपसे रिटर्न की उम्मीद करता है। एक बिजनेसमैन अगर वो किसी धर्मशाला में पंखा भी लगवाता है तो उसमें अपना नाम लिखवा देता है। तो अब सोचिए कि अगर एक बिजनेसमैन आपको करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहा है तो फिर क्या वो आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करेगा? क्योंकि बिजनेसमैन का एक्चुअल में कोई धर्म नहीं होता है, ना ही उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है। उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। उनकी आइडियोलॉजी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए बिजनेसमैन वो होता है कि चलो उधर की हवा हो जिधर की। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, अगर यही डोनर्स जो बीजेपी को चंदा देने वाले हैं, अगर इन्हीं को समझ में आ जाए कि आइंदा 15-20 सालों तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली है, तो यही बिजनेसमैन जो बीजेपी को चंदा दे रहे थे, यही सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ और मोदी को बिल्कुल पलट के भी नहीं देखेंगे। तो ये बिजनेसमैन का मामला होता है। और बिजनेसमैन अगर किसी को 10 रुपया भी चंदा देता है तो उससे 100 रुपये की उम्मीद करता है, और इस मामले में यही हुआ है। बिजनेसमैन ने चंदा दिया है 10 रुपया और 100 रुपये का उसको फ़ायदा पहुंचाया गया है। यही वजह है कि सरकार इतनी ज़्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट को बार बार चाबुक चलाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी सब कुछ नहीं निकल पा रहा है। बीच बीच में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, ब्रेकर लगाया जा रहा है, रोड़ा अटकाया जा रहा है, किसी तरीके से जानकारी सार्वजनिक न होने पाए। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सरकार क्यों लगी हुई है कि ये तमाम भांडा ना फूटने पाए, लोग जानने ना पाएँ कि किसने चंदा दिया है। और एक बार जब सबको पता चल जाएगा कि चंदा किसने दिया है तो पता चल जाएगा कि सरकार ने किसके लिए काम किया है। तो कुल मिला के ये कहें कि ये एक आखिरी कोशिश है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट इसको माने या ना माने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में बहुत गंभीर है, इसको नहीं मानेगा, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये बाध्यता है कि वो 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे से पहले पहले वो अपनी वेबसाइट पर उनका नाम डाले कि किन्होंने चंदा दिया है। कोई नाम होगा, कोई कंपनी होगी, कोई शेल कंपनी होगी। आमतौर पर शेल कंपनियों के ज़रिए से चंदा दिलाया जाता है, क्योंकि शेल कंपनियां एक्चुअल में, शेल का मतलब होता है खोखा, मतलब वो एक्चुअल में कुछ होती नहीं है कंपनियां, उनको बनाया जाता है और वो एक्चुअल कंपनी की तरीके से उनसे काम कराया जाता है और फिर उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाता है किसी तरीके से। तो वो कंपनी होगी कहीं ना कहीं, और हो सकता है देशी कंपनी है, विदेशी कंपनी है। कौन लोग इस पर चंदा दे रहे थे और इतना सब कुछ घोटाला चल रहा था। मैं समझता हूं कि ये महा घोटाला साबित होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक का ये बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। यही वजह है कि सरकार नहीं चाहती है कि सार्वजनिक हो सारा मामला, और सरकार ने इसके लिए गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कितना सब कुछ जुगाड़ किया। आईटी एक्ट में संशोधन किया, कंपनी एक्ट में संशोधन किया, और इसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान किया गया ताकि गुप्त चुनावी चंदा लिया जा सके। और बहुत सारे लोग जो ना दें उनको डरा धमका करके
उनसे चंदा लिया जा सके। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। यही वजह है कि इसको लेकर के सरकार इतना ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन अब तो ये सब कुछ होकर के रहेगा, क्योंकि अब गोली तो हाथ से निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है, हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल पर देख रहे हैं ग्लोबल बाउंड्री पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी गंभीर इशू पर बातें होती हैं हम उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करते हैं।